गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में और नए क्लास के साथ में उपस्थित हुए हैं। क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, जिसके अंतर्गत हमें विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाना है और उसके अंतर्गत एक विशेष टॉपिक पे हम आज अध्ययन करेंगे जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक आर्गन। जो जीव जंतु होते हैं उनके बाह्य और जो इंटरनल आंतरिक अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, उन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं और उनके बाह्य संरचना, उनकी साइज, उनका जो शेप होता है, आकार होता है, उनका जो है रंग रूप होता है, उनका जो संगठन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो डीएलएड के चैप्टर में, आपके डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जो है जीव जंतुओं के बाह्य और आंतरिक आर्गन अंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके आधार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें जानेंगे कि जो उनका शेप, साइज और संगठन है वो अलग अलग क्यों है और कैसे है, किसके आधार पे है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूक्ष्मतम जीव और बहुत बड़े जो है जो एनिमल्स, वो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सूक्ष्मतम से लेके सूक्ष्म से लेके जो बड़े जीव जंतु होते हैं उनका जो शेप, आकार होता है, उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो हम आपको बताते हैं कि जो जंतु होते हैं वो अकोशिकीय, कोशिकीय, अकोशिकीय, कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब यहाँ पे जंतुओं के संगठन को, जंतुओं के आकार को, जंतुओं के साइज को हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हम आधार पे चलते हैं जहां से वो उनका संगठन, उनका निर्माण, उनका जो है वो उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी बनाते हैं। तो पहला अकोशिकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा अकोशिकीय। अंग्रेजी में इसको असेलुलर बोलते हैं, असेलुलर, इसको सेलुलर और इसको मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बोला जाता है। तो 3 कैटेगरी देखिए। असेलुलर, हम आपको बता दें कि जिस शब्द में आस एस जुड़ जाता है यहाँ पे इस संबंध में, तो वो अब्सेंट हो जाता है। तो मतलब उस प्रकार के जीव जंतु, उस प्रकार के जंतु जिनका जो बॉडी का निर्माण कोशिका के बेस पे नहीं होता, कोशिका के आधार पे जिनके बॉडी का निर्माण नहीं होता, वैसे जंतु को अकोशिकीय बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में एक आता है विषाणु, विषाणु जिसको आप वायरस के नाम से जानते हैं। वायरस जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं क्योंकि इनका निर्माण केवल जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड हम आपको बताते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना। अब इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए होगा या फिर आरएनए हो सकता है, डीएनए और अथवा आरएनए होगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के साथ में प्रोटीन का बना होता है। उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार के जो
जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अकोशिकीय जो है ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर रखे जाते हैं, उनको अकोशिकीय बोला जाता है। दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, कोशिकीय। अब इसमें यह है कि उस प्रकार के जंतु जिनका निर्माण कोशिका के आधार पे हुआ, मतलब उनकी बॉडी का जो शरीर का जो निर्माण होगा वो किसके आधार पे होगा? कोशिका के आधार पे। ये सेलुलर हो तो कोशिका के आधार पे होगा, तो उसको कोशिकीय एनिमल्स, कोशिकीय जंतु बोला जाता है। और यहां पर अब यहां पे हम थोड़ा सा यहां पे संशोधित कर दें, इसको एक कोशिकी लिख दें। तो एक कोशिकी मतलब जिनका निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका से, केवल एक कोशिका जिसका निर्माण करती हो, तो उस प्रकार के जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक कोशिकीय, और इसको यूनिसेलुलर बोला जाता है, अंग्रेजी में यूनिसेलुलर होते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे पहले सेलुलर लिखा था, कोशिकी लिखा था, कोशिकी के अंतर्गत यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मतलब एक कोशिकी और बहुकोशिकी आते हैं, तो हमने डायरेक्टली इसको परिवर्तित किया। एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर और बहुकोशिकी मतलब मल्टीसेलुलर, जिनका निर्माण एक कोशिका से बना। अब दूसरी तरफ तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरे फॉर्म में बहुकोशिकी लिखा है, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक जब सेल मिलके किसी भी कोशिका का निर्माण, किसी भी जंतु का निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं, तो वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ये मतलब आपने देखा कि तीन फॉर्म हुए, अब अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ये क्या है, जैसे जैसे उत्परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से विकास होते होते इस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब हम थोड़ा देखते हैं संगठन। अब आप जानते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो प्राणियों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ पे उनके आधार पे, उनके जो है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का आधार पे फिर से, तो एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पे अब चूंकि आपने ये आधार को समझ लिया था, अब इनको फिर से इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो अब जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था, अब उसकी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो यहाँ पे आधारित उसी पे है। तो जो प्रोकैरियोटिक, अंग्रेजी में साइंस की भाषा में इसको देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसको हम समझा देते हैं आपको, प्रोकैरियोटिक। इसको यहाँ पे अंग्रेजी में लिखने का एक सेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक दो शब्द है, प्रो, और यहाँ पे दूसरा शब्द है कैरियोन। तो प्रो का मतलब अंग्रेजी में होता है प्रीमिटिव या पहले, बिफोर, प्रीमिटिव। ठीक है, ये प्रीमिटिव, या अंग्रेजी में इसको बिफोर भी बोलते हैं। हम आपको हिंदी में इसको भी समझाते हैं, बिफोर बोला जाता है। और कैरियन का मतलब साइंस में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्र, आपको पता होना चाहिए, केंद्र। ठीक है, ये केंद्रक है। और प्रिमिटिव मतलब साधारण, ठीक है, साधारण टाइप का न्यूक्लियस। यहाँ पे एक शब्द लिखा है बिफोर शब्द। बिफोर का मतलब ये यूकैरियोटिक के पहले है। बिफोर मतलब पहले होता है, इसलिए यहाँ पे बिफोर,
जनरल अंग्रेजी वर्ड है, मतलब साधारण प्रकार का केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें क्या होता है, आप देखें, एक हम सेल का निर्माण करने का प्रयास करें तो देखिए एक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण करें तो इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से अगर हम संभवतः करें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें ये एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय, और इसमें केवल इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए, केवल जो है डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार का अगर सेल है तो उसमें उसके साइटोप्लाज्म में ये यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केवल डीएनए होगा और उसके साथ साथ में उसका फ्लूइड होगा, साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम होता है, मतलब यहाँ पे राइबोसोम भी पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S राइबोसोम पाया जाता है। हम आपको बता दें ऐसा माना जाता है 70S राइबोसोम। इसको प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए हमने कहा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो बैक्टीरिया होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा भी होता है माइकोप्लाज्मा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। तो इस प्रकार का तो बैक्टीरिया सबसे फेमस होता है, तो ये सेलुलर ग्रेड का होता है। और देखिए तो बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है उसको हमेशा बोलते हैं न्यूक्लियोलॉयड, अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूक्लियोलॉयड, जीनोफोर बोलते हैं। आप बस इतना जानते रहे न्यूक्लियोलॉयड बोलते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें ना न्यूक्लियस पाया जाता है, ना केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में ना यहाँ पे जो है ना केंद्रिका पाई जाती है, ना जो है यहाँ पे उसका प्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर, है ना, ये सारी चीजें नहीं पाया, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केवल डीएनए पाया जाता है। और इसका मैंने एग्जांपल बताया, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी बोला जाता है इस प्रकार से। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कैरियन मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक में देखते हैं यूकैरियोटिक का क्या मतलब होगा, यूकैरियोटिक सेल्स है तो यू का मतलब होता है गुड, अच्छा, गुड, और वेल भी लिख सकते हैं इसको, दोनों में वेल, और फिर कैरियन का मतलब फिर से न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो आप देखिए गुड और वेल मतलब अच्छा न्यूक्लियस जिसने पाया, और इसमें क्या था, एक साधारण प्रकार का न्यूक्लियस। तो जिसमें अच्छा न्यूक्लियस होगा तो अच्छे न्यूक्लियस के लिए मतलब एक अस्थायित्व न्यूक्लियस के लिए उसका जो है पूरा केंद्रक में उसका केंद्रिका द्रव्य होना चाहिए, केंद्रिका होनी चाहिए, और उसमें क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन की धात जो डीएनए संरचना होती है वो पाई जानी चाहिए, तब उसको यूकैरियोटिक, यू मतलब गुड, अच्छा, अच्छे प्रकार का न्यूक्लियस हो। तो वो जो है बेसिक रूप से आधार पे जो हमारा जंतु और जो पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। जंतु और पौधे इसके उदाहरण के रूप में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो जंतु और पौधों के अंतर्गत होते हैं, और जो कि आप देखें यहाँ पर एक अच्छे तरीके से एक जो हम सेल बनाए अगर किसी प्रकार का, तो देखिए सेल के अंतर्गत हम बनाए तो इस प्रकार का अगर सेल कोई हो तो देखिए, और इस सेल में जो है अब यहाँ पे अगर ये सेल है तो इसके अंतर्गत एक न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस के अंतर्गत उसका जो है यहाँ पे
यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे केंद्रिका पाई जाएगी और यहाँ पे इसके अंदर भी डीएनए, जिसको आप प्रोटीन धागे की संरचना पर दिखाई पड़ती है, केंद्रिका द्रव्य होता है और केंद्रिका के ऊपर ये चारों तरफ उसका घेरा होता है, तो उसको जो है उसकी लेयर होती है कोशिका भित्ति बोलते हैं, जिसको केंद्रिका भित्ति होती है, लेयर होती है। ये देखिए इस प्रकार की संरचना होती है, बीच में केंद्रिका को यहाँ पे छिद्र होता है जिससे कि वो एक कोशिका द्रव्य से जुड़ी रहती है और यहाँ पे मटेरियल। तो अगर आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको केवल डीएनए है, तो इसलिए इसको प्रिमिटिव या फिर प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। ये चूंकि जब विकास हुआ है जिन जीव जंतुओं का, वो सबसे पहले जो सेल बना है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए इसको बिफोर बोला जाता है, बिफोर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के पहले आया है इसलिए इसको बिफोर भी बोला जाता है, प्रिमिटिव रहेगा। जब यूकैरियोटिक की बात करें हमने, तो यूकैरियोटिक से गुड और वेल की बात की है हमने, तो हमने बताया आपको जंतु कोश का। अब देखिए यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे इसका केंद्रिका भित्ति भी है, केंद्रिका द्रव्य भी है, केंद्रिका है, क्रोमेटिन फाइबर है, इस प्रकार की संरचना हो तो वो यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। लेकिन केवल डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में सस्पेंड है, लंबित वहां पे दिखाई पड़ रहा है आपको राइबोसोम के माध्यम से। इसमें भी राइबोसोम होती है, लेकिन यहाँ पे 80s राइबोसोम होती है, वहां पे 70s राइबोसोम होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे राइबोसोम की माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है ना, गोल्गी बॉडीज पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि इसमें कोई भी, इसको बोलते हैं कोशिकांग। ये जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं वो इसमें कौन से यूकैरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, केवल 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक जो प्रोकैरियोटिक मीडियोसोम्स पाई जाती है, जो कि ये माना जाता है कि जिस प्रकार से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है उसी प्रकार से लिसोसोम्स इसमें। तो चूंकि बैक्टीरिया जो है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन दोनों में जो वहां पे दिखाई पड़ता है, तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन होता है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो अब यहाँ पे तो आपने दोनों में डिफरेंस देखा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है। अब हम चलते हैं संगठन के आधार पे, तो संगठन में देखते हैं कैसे बनता है, जल्दी से देख लेते हैं। संगठन के आधार पे जीवों का वर्गीकरण, संगठन के आधार पे जीवों का वर्गीकरण आपको देखना है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि जो सूक्ष्म प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं और जो बड़े जीव जंतु होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। संगठन के आधार पे, संगठन के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण, जीव जंतुओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब बांटना। इनको जितने भी जीव जंतु है उनको क्या करता, अलग अलग भागों में उनके संगठन, उनके मतलब कि जो रासायनिक संगठन के आधार पे कि कौन कौन सी चीजों से मिलके बने हैं, किस लेवल के बने हैं, या प्रोटोप्लाज्म से बने हैं, सेल से बने हैं, टिश्यू से बने हैं, किस प्रकार से बने हैं, तो उनके संगठन के आधार पे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो संगठन के आधार पे देखते हैं, तो पहला देखते हैं यहाँ पे हम बोलते हैं जीव द्रवीय स्तर, जीव द्रवीय स्तर। दूसरा होता है, अब एक एक करके हम चलते रहते हैं, जीव द्रवीय स्तर को देखेंगे तो जो प्रोटो, अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म के लेवल का बने, प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे बने होते हैं। तो जो अमीबा होता है, अमीबा जिसका जो रासायनिक संगठन है वो इस लेवल का है, जहां पर सेलुलर लेवल नहीं दिखाई पड़ता, जहां पे कोशिका का संगठन नहीं दिखाई पड़ता, उस लेवल को बोला जाता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य स्तर कहलाता है। ये अंग्रेजी में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कुछ साइंस के
विज्ञान के जो शब्द होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल वर्ड में रखे गए हैं वहां पे। तो जो जीव द्रवी स्तर बोला जाता है जो अमीबा में पाया जाता है। और आपने कभी लोकोमोशन अमीबा का देखा होगा। लोकोमोशन मतलब कि उसका गमन, तो गमन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म उसमें होता है वो आगे की तरफ बढ़ती है तो वो मूव करती है। दूसरा जब हम देखते हैं कोशिका स्तर, तो उसको बोलते हैं कोशिकीय स्तर। अब कोशिका स्तर देखें क्या है कि ऐसे जीव जंतु जिनके बॉडी का निर्माण, जिनके बॉडी का संगठन, जिनका शरीर कोशिका के स्तर पे बना हो, कोशिका ग्रेड पर बना हो, तो उसको बोला जाता है कोशिकीय स्तर। तो ये जो होते हैं ये एक जो इसमें ज्यादातर बहुकोशिकीय एनिमल्स आते हैं जो कि उनका रासायनिक संगठन इस प्रकार से होता है। और इसमें जो है बेसिकली आधारभूत रूप में यहाँ पर जो है अभी कोई कोशिका के स्तर पे कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो जब हम ऊतक स्तर पर पहुंचेंगे तो वहां पे कार्य के आधार पे जो कोशिका है ये अलग अलग कार्य करने लगेगी, उस कार्य के आधार पे इसका डिवाइडेशन होने लगता है। तीसरा हम चलते हैं ऊतकीय स्तर के आधार पे कोशिका, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं कोशिका ऊतकीय स्तर, ऊतकीय स्तर। अब आप देखिए ये क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल टिश्यू लेवल। तो कोशिका अब यहाँ पे अंग्रेजी में बोला जाता है कार्य के आधार पे, जब वो स्वतंत्र रूप से कार्य को संपन्न करती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य को संपन्न करती हैं, तो वो कोशिका ऊतकीय स्तर होता है। तो यहाँ पे विभेदन हो जाता है, विभेदन हो जाता है, मतलब जो कोशिका होगी वो अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाएगी और वहां से वो होगी। अब इसके स्तर पे जो हमारे स्पंज होते हैं, जो हाइड्रा होते हैं, है ना, जो हाइड्रा होता है, स्पंज होती हैं, वो सब इस कैटेगरी में रखी जाती है। ठीक है, हम अगले स्तर पर चलते हैं, चौथी पर। तो चौथे स्तर पे हम देखेंगे तो वो होगा हमारा अंगीय स्तर। तो अंगीय स्तर का मतलब अब ये जो विभेदन कार्य का जो विभेदन था, स्वतंत्र कार्य करने की जो प्रवृत्ति थी, अब ये चल के अब जो टिश्यू होगा और जो जिसको ऊतक बोलते हैं, ऊतक जो है अब ग्रुप बना लेगा और ग्रुप बना के अंग में परिवर्तित हो जाएगा, अंग का फॉर्मेशन होगा। तो जब किसी भी जीव जंतु का जो शरीर का निर्माण अब जब अंगीय स्तर पे होता है तो उसको अंगीय स्तर बोला जाता है। अब इसमें जैसे कि जो जीव जंतु में छोटे जो प्लैटीहेल्मिन्थीज होता है इस कैटेगरी में आता है। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत बोलते हैं, पांचवा बोलते हैं अंगतंत्र स्तर। तो अंगतंत्र का मतलब जो ये अंग बना है, अब एक अंग का दूसरे अंग से संबंध स्थापित हो और संबंध स्थापित होके वो, या यूं कहें कि जटिल संरचना वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अंगतंत्र स्तर पे पाए जाते हैं। इनमें एक अंग दूसरे अंग से जुड़े रहते हैं और उनके कार्य को संपादित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उस प्रकार के जीव जितने भी एनिमल्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं। तो आपने देखा जीव स्तर है, कोशिकीय स्तर पे होता है, कोशिकीय ऊतकीय स्तर है, अंगीय स्तर हो गया और अंगतंत्र। अब एनिलिडा से लेके हमारे जो एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स होता है, मतलब जो मनुष्य होता है, उस स्तर तक ये
इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो आपने देखा कि उसके संगठन के आधार पे, उसके बॉडी के संगठन के आधार पे, शरीर के संगठन के आधार पे उसको डिवाइड किया गया। अब तीसरा जो है हम देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण कैसे हुआ है, वो देख लेते हैं इस टॉपिक में। जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत का जो वर्गीकरण है वो जीव जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अंग्रेजी में बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर हुआ है? जीव जगत का वर्गीकरण। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर, व्हिटेकर बोलते हैं, उनका नाम है व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर ने कोशिकाओं को, कोशिका के आधार पे, कोशिका की संरचना, पोषण और के आधार पे इसको आर.एच. व्हिटेकर ने कोशिका के संरचना, पोषण और आदि लक्षणों के आधार पे जीव जंतुओं को, या जो अंग्रेजी में एनिमल्स बोला जाता है, उनको 5 कैटेगरी में विभाजित किया। पहली कैटेगरी है क्या? तो हम बता देते हैं, जैसे एनिमल्स या फिर हम बता देते हैं जंतु। तो जंतुओं को 5 कैटेगरी में डिवाइड इन्होंने किया। तो पहले क्या हो गई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आप देखें तो पहला बोला जाता है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, ये जंतु जगत है। मोनेरा जगत। प्रोटिस्टा जगत है। प्लांटी है। कवक जगत है। पहले कवक हम लिख देते हैं, कवक जगत, प्लांटी या पादप जगत बोलते हैं जिसको, प्लांटी, या फिर आप पादप जगत लिख सकते हैं इसमें, पादप जगत। और लास्ट है आपका जंतु जगत। जंतु जगत। तो इसके आधार पे जंतु की जगह पे जीव जगत लिखे, जीव जगत को वर्गीकृत किया गया। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जीव जगत को 5 जगत में विभाजित किया गया, और वे 5 जगत जो विभाजित किए गए वो अलग अलग रासायनिक संगठन के आधार पे, उनके पोषण के स्तर के आधार पे, उनके लैंगिक प्रक्रियाओं के आधार पे, उनके जो अन्य जो उनकी प्रक्रियाएं हैं उन सब के आधार पे इन्होंने विभाजित कर दिया। जैसे मोनेरा, तो मोनेरा जो होते हैं वो एक कोशिकीय एनिमल्स होते हैं, एक कोशिकीय एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, और जिसमें आपका मैंने बताया कि बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया आता है। तो जो जिसको आप बैक्टीरिया आता है। अब ये मोरेनस जैसा मैंने कहा एक कोशिकीय है। अभी आपने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, जो एक कोशिकीय होते हैं, वो सारे जितने भी एनिमल्स जो जीव है वो मोनेरल्स में रखे गए, जो सबसे प्रिमिटिव, जो सबसे पहले होते हैं, जो सबसे पहले जिनकी
उत्पत्ति हुई वो सब मोनेरल जगत में रखे गए हैं, जो एक कोशिकी जीव है। और जैसे कि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है मोनेरल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब विकास के आधार पे है। जैसे जैसे सबसे पहले पृथ्वी पे माना जाता है कि ये जो है सबसे पहले आए और इनको मोनेरल्स किंगडम या मोनेरा जगत में रखा गया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है प्रोटिस्टा है। ये प्रोटिस्टा एक नाम और है, प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, जगत है। और ये एक कोशिकी तो होते हैं, एक कोशिकी ये भी होते हैं, एक कोशिकी है। लेकिन ये जो है जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं, उसकी तरह की प्रक्रियाएं करते हैं। प्रक्रियाओं में जो इनकी क्रियाएं होती हैं वो ये जो प्लांट, जिसको पौधे और जो उच्च जो जंतु होते हैं उनकी तरीके से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इनमें कोशिकांग पाई जाती है, कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है एक कोशिकी होने के बाद भी। और इसमें विशेषकर जो प्रोटोजोआ होते हैं ये इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। कवक जगत जो होता है वो प्लांटिक जगत में ही पहले आता था, लेकिन बाद में इसको क्लोरोफिल नामक जो रंगा पदार्थ होता है, क्लोरोफिल, इसमें नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के आधार पर इसको प्लांटी जगत, पादप जगत से अलग कर दिया गया। और क्योंकि क्या होता है, तो ये अपना भोजन नहीं बना सकता, तो इसका जो पोषण स्तर होगा वो मृतोपजीवी होता है, ठीक है, विशेषकर मृतोपजीवी होगा। और जैसे कि पैरासाइट होता है, ये पैरासाइट की तरह काम करता है, इसलिए इसको अलग रखा गया। इसमें स्पोर्स बहुत बनते हैं। स्पोर्स मतलब बीजाणु जो होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, उनके माध्यम से ये इनका जो है जो जन्म प्रक्रिया होती है वो आगे चलती है। तो नहीं होता, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए पैरासाइट कहे जाते हैं। अब प्लांटी जगत, जिसको पादप जगत बोलते हैं, एक क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल से पाया जाता है, क्लोरोफिल आता है। और जितने भी हरे पौधे होते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। जो जीव जंतु की कैटेगरी बनाई गई, इसमें जो प्लांट और ये जो पादप जगत है और जो अगला जंतु जगत है ये यूकैरियोटिक। तो यहां से कवक, प्लांटी, पादप जगत और जंतु ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और इसमें वो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि इनके स्वतंत्र क्रियाओं को करके इनको जीवित रखते हैं। तो क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें पोषण स्तर जो है आउटोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो मतलब पर इसमें हेटेरोट्रॉपिक, आउटो प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो आउटोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल से प्रोटीन फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये करते हैं, संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो भोजन खुद बनाते हैं, और भोजन बनाते हैं तो वो जो है उत्पादक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादक होते हैं ये, उत्पादन करते हैं, उत्पादक भी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो जन्म प्रक्रिया होती है वो भी अलैंगिक और लैंगिक तरीके से पाई जाती है। अब हम आते हैं जंतु जगत। तो जंतु जगत के अंतर्गत जो भी, अब आप देखें यहाँ से प्रोटिस्टा, जो प्रोटोजोआ को अलग कर दिया गया, और प्रोटोजोआ के बाद
पोरीफेरा से लेके जितने जो मैमल्स तक एनिमल, पोरीफेरा से जो मनुष्य तक, वो सारे इस जंतु जगत में रखे गए हैं जो कि यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। और ये क्योंकि ये जंतु जगत प्लांट जगत पे निर्भर करते हैं तो इनके ऊपर निर्भर होते हैं ज्यादातर। और ये जो एनिमल्स की कटम है या जंतु जगत है वो इनमें ये दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब पादप जगत पर रहते हैं, ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और दूसरी चीज है कि ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन कर लेते हैं। और जो यहाँ पे जिसको आप उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं इनकी, वो सारी होती हैं, स्वतंत्र करते हैं, उत्सर्जन करते हैं जो है, और जो है परिसंचरण तंत्र भी दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे जनन तंत्र के अंतर्गत ये लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जीव जगत का वर्गीकरण है वो आर.एच. विटेकर ने इसको 5 जो है कैटेगरी में 5 भाग में डिवाइड किया। अकोष्ठीय, बैक्टीरिया अकोष्ठीय, लेकिन जो है प्रक्रिया कोशिका में होने के कारण जो है अच्छी तरीके से करते हैं। प्रोटोजोआ कवक जगत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, भोजन नहीं बनाते हैं। पैरासाइट के रूप में पादप जगत जो होता है क्लोरोफिल पाया, प्रकाश संश्लेषण करते उत्पादक के रूप में होते हैं। और जंतु जगत जो होते हैं पोरीफेरा से जो मनुष्य की मैमल्स की कैटेगरी होती है वो रखे जाते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का जो चैप्टर था, आज के चैप्टर में ये हमने आपको जीव जगत से संबंधित जो विविधताएं और उनकी कैटेगरी थी वो हमने बताया। इसके आधार पे आज जो है ये टॉपिक खत्म होता है और अगले टॉपिक में हम जो है आपको अगली चीजें पढ़ाएंगे। धन्यवाद।